कोहिनूर, ये नाम सुनते ही जहन में एक बेशकीमती हीरे की तस्वीर उभरती है। लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है। ये तो इतिहास का एक ऐसा किरदार है जिसने सल्तनतें बनती और बिगड़ती देखी हैं। एक गवाह जिसके ऊपर एक पौराणिक शाप का साया मंडराता रहा। ये कहानी है एक ऐसे गहने की जिसकी चमक के पीछे कई लोगों का खून छिपा है और जिसके लालच ने साम्राज्यों के नक्शे बदल दिए। सोचिए, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी वफा बेगम के ये शब्द बताते हैं कि कोहिनूर की चाहत किस हद तक थी। और यही वो चाहत थी जिसने सदियों तक बड़े बड़े बादशाहों को अपनी ओर खींचा, सल्तनतों को दांव पर लगवा दिया। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के इस सबसे मशहूर या कहूँ सबसे बदनाम हीरे को आखिर इसका नाम कैसे मिला, और इसके साथ जो शाप की कहानी जुड़ी है वो क्या है। चलिए आज इसी हीरे के खूनी सफर पर निकलते हैं और इसकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसे रोशनी का पहाड़ क्यों कहते हैं। फिर इसकी शुरुआत की कहानी यानी खान और मिथक दोनों को समझेंगे। इसके बाद आएगा इसका वो खूनी सफर, कैसे इसे एक महारानी के लिए दोबारा तराशा गया, और आखिर में आज ये एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्यों बना हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नाम से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पत्थर को अपना मशहूर नाम मिलने में सदियां लग गईं। साल था 1739। फारसी शासक नादिर शाह ने जब मुगल खजाना लूटा और इस हीरे को पहली बार अपनी आंखों से देखा तो कहते हैं कि उसकी चमक देखकर वो हैरान रह गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कोह-ए-नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। और बस उसी एक पल ने इस बेनाम पत्थर को वो पहचान दे दी जिसे आज पूरी दुनिया इसे जानती है। नाम की कहानी तो पता चल गई, पर यह हीरा असल में आया कहाँ से था। अब हम चलते हैं इसकी शुरुआत की तरफ। और यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं कि सच को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक कहानी तो हमें ले जाती है 5000 साल पीछे, महाभारत के समय में। कहा जाता है कि ये वही सिमंतक मणि है जिसका जिक्र भगवान कृष्ण के साथ आता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि एक काकतीय राजवंश के राज में गोलकोंडा की मशहूर कुल्लूर खान से निकला था। तो आप देख रहे हैं, शुरुआत से ही ये हीरा कहानियों और हकीकत के बीच झूलता रहा है। और जरा इसके असली वजन का अंदाजा लगाइए, 793 कैरेट। जी हां, 793। जब ये खान से निकला था तो ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। आज के जमाने में तो हम इतने बड़े अनकट हीरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे ही ये बेशकीमती हीरा खान से बाहर आया, शुरू हुआ इसका वो सफ़र जो असल में खून से लिखा गया। एक ऐसा सफ़र जिसमें ये जिसके भी पास गया अपने पीछे सिर्फ बर्बादी, कत्ल और धोखे की दास्तान छोड़ गया। जरा इसकी यात्रा देखिए। काकतीय राजवंश से ये खिलजी सल्तनत पहुंचा, फिर मुगलों के शाही खजाने की शान बना। वहां से नादिर शाह इसे फारस ले गया, फिर ये अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य में आया और आखिर में सिख साम्राज्य के पास। लेकिन ये कोई शांति से हाथ बदलना नहीं था। हर एक बार इसके लिए जंग हुई, साजिशें हुई और खून बहा। इस हीरे का पहला बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब के समय, और ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। औरंगजेब चाहता था कि इसे और चमकाया जाए, पर उसका जौहरी, खैर, वो कुछ ज्यादा ही अनाड़ी निकला। उसने 793 कैरेट के पत्थर को घिसकर सिर्फ 186 कैरेट का कर दिया। जरा सोचिए औरंगजेब का गुस्सा किस हद तक पहुंचा होगा। और अब बात करते हैं उस शाप की जिसका जिक्र बार बार आता है। नादिर शाह, जिसने इस हीरे को कोह-ए-नूर नाम दिया था, उसी को देखिए। हीरा मिलने के कुछ ही साल बाद उसका बर्ताव एकदम बदल गया। कहते हैं कि वो पागलपन का शिकार हो गया था। और उसका अंत क्या हुआ? 1747 में उसके अपने ही भरोसेमंद गार्ड्स ने उसकी हत्या कर दी। शाप का ये पैटर्न फिर से दोहराया गया। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह के पास जब तक ये हीरा रहा सब ठीक था, उनका साम्राज्य बुलंदियों पर था। लेकिन 1839 में जैसे ही उनकी मौत हुई, मानो शाप ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके बाद जो भी गद्दी पर बैठा, एक एक करके सबकी हत्या कर दी गई और महज 4 सालों के अंदर एक मजबूत साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो इस खूनी सफर के बाद कोहिनूर अपनी आखिरी और सबसे मशहूर मंजिल की तरफ बढ़ा, पश्चिम की ओर, यानी ब्रिटेन। और यहीं पर इसका रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये हुआ 1849 में एंग्लो सिख युद्ध के बाद। हारे हुए सिख साम्राज्य को मजबूर किया गया कि वो कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। और जानते हैं इसे सौंपा किसने? एक 11 साल के बच्चे ने, महाराजा दलीप सिंह ने। यही वो पल था जिसने हमेशा के लिए एक बड़े विवाद को जन्म दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, जब इतने खून खराबे के बाद ये हीरा लंदन पहुंचा और 1851 में आम जनता के लिए नुमाइश पर रखा गया, तो वहां के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये तो बस एक फीका सा कांच का टुकड़ा है। असल में इसका जो भारतीय कट था उसमें वो चमक नहीं थी जिसकी यूरोप के लोगों को आदत थी।
तो इस ठंडे रिएक्शन के बाद क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने फैसला किया कि इसे दोबारा तराशा जाएगा पश्चिमी स्टाइल में। पूरे 38 दिन लगे। नतीजा 186 कैरेट का हीरा अब सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। वजन का 43% हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, चमक जरूर बढ़ गई, लेकिन इसने अपना वो सदियों पुराना असली भारतीय रूप हमेशा के लिए खो दिया। और यहाँ वो शाप वाली बात फिर से सामने आती है। एक पुरानी हिंदू मान्यता है कि जो भी पुरुष इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया पर राज तो करेगा, पर सारी मुसीबतें भी झेलेगा। इसे सिर्फ भगवान या फिर कोई महिला ही बिना किसी डर के पहन सकती है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन में इसे हमेशा शाही परिवार की महिलाओं ने ही पहना है, कभी किसी राजा ने नहीं। तो अब आते हैं आज के दौर में। अब ये हीरा सिर्फ एक कीमती गहना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक और कई देशों के बीच विवाद का एक अहम कारण बन चुका है। आज कोहिनूर पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 देश अपना हक जताते हैं: भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। और चारों के पास अपनी अपनी ऐतिहासिक वजहें हैं, क्योंकि इतिहास के अलग अलग दौर में कोहिनूर इन सभी जगहों की शान रह चुका है। ये मामला कितना पेचीदा है इसका अंदाजा 2016 के एक बयान से लगाया जा सकता है। तब भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हीरा न तो चोरी हुआ था, न ही जबरदस्ती छीना गया, बल्कि इसे तो गिफ्ट किया गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, पर इससे ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। तो सदियों का सफर तय करने के बाद, साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखने के बाद, कोहिनूर आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि इतिहास का असली मालिक कौन है? क्या वो जगह जहां कोई चीज मिली थी, या वो जिसके पास वो आज है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर यह सवाल हमें अपनी विरासत, उपनिवेशवाद और इतिहास के मालिकाना हक के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करता है।